आज की पीढ़ी तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी कि एक ज़माने में पर्दे की दुनिया में एक ऐसा खलनायक भी आया था जो सूटेड बूटेड परफेक्ट जेंटलमैन था, परंतु उसके चेहरे के हाव भाव, सूट बूट के ऊपर ओवरकोट, सिर पर हैट और मुंह में दबी हुई सिगरेट से निकलते धुएं से उसको एक रहस्यमय कातिलाना विलन का दर्जा मिला था। उसकी एंट्री के अंदाज से ही दर्शक समझ जाते थे कि ये शख्स विलन ही हो सकता है और आगे सीन में कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। मगर आशाओं के विपरीत उसका चेहरा उस वक्त बिल्कुल खामोश दिखता था। क्रूर एक्ट के वक्त भी वो कोई बाआवाज़े बुलंद रोंगटे खड़े करने वाले वाहियात संवाद नहीं बोलता था। उसके संवाद उनके होठों से लगी सिगरेट से निकलते धुएं, उसकी फैली हुई आंखों पर उठती गिरती भवों, वो माथे पर चढ़ी त्योरी से पढ़े जा सकते थे। उस जमाने में ये विलन की क्रूर अभिव्यक्ति एक निराला अंदाज था। इसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी कातिलाना स्टाइल के दम पर इस शख्स ने लगभग 250 फिल्मों में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई। नाम था कृष्णा निरंजन सिंह उर्फ के.एन. सिंह। देहरादून के.एन. सिंह की जन्मस्थली थी। वहीं पले, खेले, कूदे और जवान हुए। पिता चंडी प्रसाद उस जमाने के प्रसिद्ध वकील सर तेज बहादुर सप्रू के समक्ष फौजीदारी वकील थे। देहरादून से सीनियर कैम्ब्रिज के बाद लैटिन की पढ़ाई करने लखनऊ आए। क्या बनना है, इसे लेकर दिल में ऊहापोह थी। मन का एक पहलू कहता था कि लंदन जाकर बैरिस्ट्री करके पिता की तरह नामी वकील बने, और दूसरा पहलू कहता था कि फौज में भर्ती हो जाओ। उन दिनों भी देहरादून और आसपास के पहाड़ के वासियों में फौज में भर्ती होने की रवायत थी। उनके जीवन यापन के लिए आमदनी का यही एकमात्र जरिया था। परंतु होता वही है जो नियति में लिखा होता है। कृष्णा अपनी बीमार बहन का हालचाल लेने कलकत्ता आए। कृष्णा के बहनोई जाने मानी हस्ती थे। तमाम नामी गिरामी हस्तियों का उनके घर आना जाना था। मशहूर थिएटर और सिनेमा आर्टिस्ट पृथ्वीराज कपूर तो उनके पारिवारिक मित्र थे। एक दिन कृष्णा की यहीं पृथ्वीराज से मुलाकात हुई। करियर के मामले में रोलिंग स्टोन की तरह इधर उधर डोल रहे कृष्णा को पृथ्वीराज ने सलाह दी कि बरखुरदार चेहरे मोहरे से ठीक ठाक हो। जब तक वकील या फिर फौजी बनना तय नहीं होता, तब तक सिनेमा क्या बुरा है। हो सकता है कि मुकद्दर में यही करियर हो। कृष्णा ने फिल्मी करियर तो हसीन सपने में भी नहीं देखा था। थोड़ी सुखचाहट के बाद कृष्णा मान गए। उनकी मुलाकात देविका बोस से कराई गई। उन्होंने कृष्णा को सुनहरा संसार में एक छोटी भूमिका दी। सन 1936 की 9 सितंबर को कृष्णा ने पहली मर्तबा कैमरा का सामना किया। इस तरह कृष्णा निरंजन सिंह का चोला उतारकर के.एन. सिंह बन गए। देविका बोस की संस्तुति पर बी.एन. सिरकर ने न्यू टॉकीज प्रोडक्शन के लिए 150 रुपए माहवार नौकरी पर रख लिया। वो जमाना स्टूडियो का था। स्टूडियो का मालिक ही सिनेमा बनाता था। सिनेमा में काम करने वाले हर शख्स को माहवार तय पगार मिलती थी। इस बीच वो दूसरे स्टूडियो की फिल्मों में काम नहीं कर सकता था। के.एन. सिंह ने यहाँ कई फिल्में की, जिनमें सुनहरा संसार के अलावा हवाई डाकू, अनाथ आश्रम, विद्यापति को काफी सराहना मिली। मिलाप के निर्देशन के लिए बम्बई के मशहूर ए.आर. कारदार को खास तौर पर न्योता दिया गया। के.एन. सिंह से कारदार बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने के.एन. सिंह को पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका दे दी। वकील बनना कभी के.एन. सिंह का ख्वाब रहा था। उन्हें बेहद खुशी हुई, मगर साथ ही एक चुनौती भी मिली। 4 सफ़े के संवाद याद करने थे सिर्फ 2 दिन के वक्त में। वो घबराए कि कैसे होगा ये सब इतने थोड़े अरसे में। मगर पृथ्वीराज कपूर ने हौसला बढ़ाया और रोशनी भी दिखाई। खूब रिहर्सल कराई। एंड शूट से पहले पृथ्वीराज बोले, तुम अच्छे नहीं बल्कि बेहद अच्छे हो। और वाकई के.एन. सिंह ने कमाल कर दिया। याद करने की क्षमता तो बचपन से ही जबरदस्त थी। वो काम आई।
हर शॉट पहले ही टेक में ओके होता चला गया। के.एन. सिंह के पिता को जब पता चला कि नूर-ए-चश्म फिल्मों में जौहर दिखा रहे हैं तो सख्त नाराज हुए। इस पुत्र से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि वो 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, मगर के.एन. सिंह के कदम दृढ़ता से आगे बढ़ चुके थे। भाग्य में पिता के पद चिन्हों पर चलना नहीं बंधा था। वो कहते थे कि हर शख्स को अधिकार है कि अपना भविष्य अपनी तरह संवारे। इस बीच पृथ्वीराज उनके अच्छे मित्र बन चुके थे। वो के.एन. सिंह से 4-5 साल बड़े थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि पृथ्वीराज जैसे बड़े कद के आर्टिस्ट के सामने खड़े होकर अदाकारी की गहराई नापें। जल्द ही ये तमन्ना पूरी हुई। फिल्म थी आरज़ू, मगर ये जानकर बड़ी मायूसी हुई कि उन्हें पृथ्वीराज के बाप का रोल करना है। वो हिचकिचाए। पृथ्वीराज से वो छोटे थे, भला बाप कैसे बनूं? लेकिन पृथ्वीराज ने उनको मना लिया और दिल की बात बताई। कृष्णा, मैं चाहता हूं कि तुम अदाकारी के बाप बनो। मुझे मालूम है कि तुम में ये टैलेंट बखूबी है। के.एन. सिंह 1937 की सर्दियों में कलकत्ता छोड़कर बंबई आ गए। वहां फजल भाई ब्रदर्स की कंपनी के लिए बागबान, इंडस्ट्रियल इंडिया और पति पत्नी जैसी कामयाब फिल्में की। बाद में नानूभाई देसाई और सोहराब मोदी का मिनर्वा स्टूडियो ज्वाइन किया। वहां उन्हें 500 रुपए महीने पर नौकर रखा गया। उस जमाने में किसी एक्टर के लिए ये बड़ी पगार थी। इससे ये भी साबित होता है कि के.एन. सिंह का बतौर एक्टर कद काफी ऊंचा हो गया था। के.एन. सिंह को हीरो के लिए कभी नहीं विचारा गया। इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्हें अच्छी तरह इल्म था कि वो हीरो के लिए बने ही नहीं हैं, और फिर एक एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग करना है। किरदार कैसा भी हो, अगर वो उसमें डूब कर ईमानदारी से काम करेगा तो उसे पब्लिक रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो भी उसे संतोष रहेगा कि उसने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से किया है। वो विदेशी फिल्मों के बहुत शौकीन थे। इसमें हर कैरेक्टर को बड़े ध्यान से देखते ही नहीं, उसके हाव भाव के जरिए उसके दिल में हो रहे उथल पुथल को भी पढ़ते थे। उन्होंने एक्टिंग की ढेरों किताबें भी पढ़ी। अदाकारी के गुण सीखने का यही उनका स्कूल था और तरीका भी। खुद को पैदाइशी अदाकार नहीं माना, सदैव छात्र मानते रहे। संपूर्ण इंसान कोई नहीं होता, वो फोकस होकर काम करते थे। सीखने की क्षमता बहुत तेज थी ही। किरदार को पढ़ने में और उसकी काया में घुसने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते थे। जब के.एन. सिंह बंबई आए थे तो याकूब सबसे कामयाब विलन हुआ करता था। वो इस मैदान के बेताज बादशाह थे, मगर के.एन. सिंह के आगमन से वो परेशान हुए। उन्हें लगा कि अरे ये तो मेरा भी बाप है। वो समझ गए कि अब यहाँ दाल नहीं गलेगी। इससे पेशतर की जमाना उन्हें नकार दे, उन्होंने फौरन कैरेक्टर रोल्स लेने शुरू कर दिए। ये बात खुद याकूब ने एक इंटरव्यू में कबूल की थी। इस तरह से एक अच्छे कलाकार ने एक अच्छे कलाकार का सम्मान किया। इसके बाद के.एन. सिंह सिंह इज किंग कहलाने लगे। के.एन. सिंह पर बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी की नजर पड़ी। देविका बहुत बड़ा नाम थी उन दिनों, पर्दे की दुनिया में और बाहर की दुनिया में भी। उनकी पारखी आंखों ने भांप लिया कि के.एन. सिंह लंबी रेस का जिताऊ घोड़ा है। उन पर आंख मूंद कर विश्वास करने में कोई खतरा नहीं है। लिहाजा उन्होंने ज्यादा वक्त बर्बाद न करके के.एन. सिंह को साइन कर लिया। पगार 1600 रुपए महीना, और घर से स्टूडियो लाने और फिर छोड़ने की टैक्सी से सुविधा अलग। ऐसे करारनामा उस जमाने में सिर्फ ऊंचे कद की हैसियत वाले आर्टिस्ट को ही नसीब होती थी। बॉम्बे टॉकीज में के.एन. सिंह को नामी डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती और शक्ति सामंत के साथ काम करने का मौका मिला। के.एन. सिंह अपनी इस खासियत के लिए भी पहचाने जाते थे कि वो किरदार में घुसकर एक्टिंग तो करते हैं, लेकिन ओवर एक्टिंग नहीं। उनका किरदार पर्दे पर चीखने चिल्लाने से सख्त परहेज रखता था। उन्हें यकीन था कि हर किरदार में एक क्रिएटिविटी है, स्कोप है, सुधारने और संवारने की असीम संभावनाएं हैं।
बस उसको कायदे से परिमार्जित करने की ज़रूरत है ताकि पर्दे पर उसकी क्षणिक मौजूदगी का एहसास भी पब्लिक को होता रहे। पर्दे पर उनकी पोशाक अधिकतर सलीकेदार शख्स की रही। आम जीवन में भी वो ख्याल रखते थे कि ड्रेस कायदे की हो। बेहतरीन कपड़ों के वो सदैव शौकीन रहे। सन 1944 में स्टूडियो युग खत्म हुआ। अब एक्टर किसी स्टूडियो के माहवार नौकर नहीं रहे। इसकी जगह फ्रीलांसिंग युग शुरू हुआ। अब एक्टर अपनी एक्टिंग के हुनर और बाजार में खुद की प्रसिद्धि के आधार पर अपनी औकात खुद तय करके अपनी कीमत लगा सकता था। अलावा इसके एक्टर अपने मिजाज, कुव्वत और चेहरे मोहरे के हिसाब से रोल भी चुन सकता था और के.एन. सिंह को मुंह मांगी रकम मिली। 1947 तक वो खराब किरदारों की दुनिया के बेताज बादशाह बने रहे। कोई तगड़ा प्रतिद्वंदी नहीं आया जो के.एन. सिंह को टॉप पोजीशन से बेदखल करने की चुनौती दे सके। मुल्क के विभाजन के बाद लाहौर से आए प्राण सिकंद और जीवन ने खलबली मचानी शुरू की, लेकिन के.एन. सिंह कतई विचलित नहीं हुए, बल्कि प्रतिद्वंदिता को उन्होंने प्रतिस्पर्धा का दर्जा देकर खुद को और भी परिमार्जित किया। के.एन. सिंह एक बेहतरीन इंसान भी थे। दूसरों की मदद को हमेशा तत्पर रहे। वो भूले नहीं कि शुरुआत में वो खुद भी दूसरों की मदद से आगे बढ़े थे। वो इस सिद्धांत के कायल थे कि फिल्म इंडस्ट्री से जितना लिया और सीखा उसे साथ साथ वापस भी करते चलो, जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। उन दिनों दिलीप कुमार नए नए दाखिल हुए थे। देविका रानी की जवार भाटा कर रहे थे। ये उनकी पहली फिल्म थी। सामने के.एन. सिंह जैसे नामी खतरनाक विलन को देखकर वो असहज हो गए। तब के.एन. सिंह ने दिलीप का हौसला बढ़ाया और एहसास कराया कि पैदाइशी एक्टर कोई नहीं होता, सभी ईश्वर के मामूली बंदे हैं, अजूबा नहीं। इस तरह दिलीप नॉर्मल हुए। दिलीप ताउम्र उनके अच्छे दोस्त रहे। ज्वार भाटा के बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ शिक्षत, हलचल और सगीना की। के.एन. सिंह ने अपने दौर के सभी बड़े और कामयाब नायकों के साथ काम किया। कहीं वो खलनायक दिखे तो कहीं सहनायक, नायिका के पिता या पुलिस ऑफिसर या वकील की भूमिका में भी। अपनी कामयाबी के दौर में वो हीरो के लिए लिखे गए सीन में भी अपने चेहरे पर आ जा रहे भावों से अपनी मौजूदगी का एहसास दर्ज कराते रहे। कई बार हीरो ने असहज होकर सीन से उन्हें हटाया भी। दरअसल फ्रीलांसिंग के दौर में हीरो को ये फायदा मिल गया कि वो अपने लिए ताली बजाओ डायलॉग लेने, दूसरे को कैमरे की नजर से दूर रखने का गंदा खेल खेलने लगा। भूमिका को समझने, उसे पढ़ने और उसे सुधारने की गजब क्षमता के मालिक थे के.एन. सिंह। उन्हें चीखने चिल्लाने वाले कैरेक्टर कतई पसंद नहीं थे। उनका एक लाइन का पसंदीदा जुमला था, अपनी बकवास बंद करो गधे कहीं के। उनके मुंह से ये लाइन जैसे ही निकलती थी, सारे माहौल में एक डरावनी सी खामोशी छा जाती थी। बाकी काम भवों को चढ़ाना, आंखें इधर उधर घुमाना, माथे पर त्योरियां चढ़ाने से ही हो जाता था। इसका दर्शकों पर भी भरपूर प्रभाव पड़ता था। वो कहते थे, अगर शोले में अमजद खान की जगह वो होते तो शाउटी गब्बर सिंह के किरदार को अंडर प्ले करके ज्यादा खूंखार बनाते। जोकरी करते विलन उन्हें भी पसंद नहीं आए। ज्यादा हिंसा, सेक्स व शोर से फिल्म असल मकसद से भटकती है। उनको गर्व था कि उनके जमाने में विलन की हनक इतनी ज्यादा थी कि हीरो हिम्मत नहीं करता था कि विलन को हरामजादा कह दे, क्योंकि उसे मालूम था कि विलन के चोले के पीछे खड़ा शख्स एक्टिंग का बाप है, फिल्म इंडस्ट्री में उसकी धाक है। 1936 से 1982 तक के.एन. सिंह ने लगभग 250 फिल्में की, जिनमें चर्चित थी हुमायूं, बरसात, सजा, आवारा, जाल, आंधियां, शिक्षत, बाज, हाउस नंबर 44, मरीन ड्राइव, टुश, CID, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, काली टोपी लाल रुमाल, रोड नंबर 303, सिंगापुर, बरसात की रात, करोड़पति, मंजिल, मिस चालबाज, ओपेरा हाउस, सूरत और सीरत, वल्लाह क्या बात है,
हांगकांग, नकली नकाब, शिकारी, वो कौन थी, दुल्हा दुल्हन, रुस्तम हिंद, फरार, राका, तीसरी मंजिल, मेरा साया, आम्रपाली, एन इवनिंग इन पेरिस, स्पाई इन रोम, जिगरी दोस्त, मेरे हुजूर, सुहाना सफ़र, मेरे जीवन साथी, दुश्मन, लोफर, कच्चे धागे, कीमत, हंसते जख्म, सगीना, मजबूर, कैद, अदालत, दोस्ताना और कालिया। के.एन. सिंह का करियर 70 के दशक में ढलान मोड में आ गया। 80 के दशक में बहुत कम फिल्में हाथ आई, मगर निराश कभी नहीं हुए। हर एक की जिंदगी में अच्छे के बाद खराब दिन आते हैं। पुरानी पीढ़ी का स्थान लेने के लिए नई पीढ़ी बेताब देखती है। के.एन. सिंह समझदार थे। जो कमाया उसे लुटाया नहीं, सोच समझ कर खर्च किया और सही जगह नियोजित किया ताकि खराब दिनों में गुर्बत न देखनी पड़े। आंख में मोतिया बिंदु आ जाने के कारण उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। उनके करियर में ढलान का ये भी एक कारण रहा। बाध्य होकर 1984 में आंख का ऑपरेशन कराया। दुर्भाग्यवश ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। उनकी दुनिया में अंधेरा छा गया, परंतु स्मरण शक्ति पूर्वत लोहा लाट रही। के.एन. सिंह की पत्नी प्रवीण पाल भी सफल चरित्र अभिनेत्री थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उनके छोटे भाई विक्रम सिंह थे, जो मशहूर अंग्रेजी पत्रिका फिल्म फेयर के कई साल तक संपादक रहे। उनके पुत्र पुष्कर को के.एन. सिंह दंपत्ति ने अपना पुत्र माना था। के.एन. सिंह का जन्म देहरादून में 1 सितंबर 1908 में हुआ था और 31 जनवरी 2000 में 82 साल की आयु में देहांत हो गया। उस दौर के लोग आज भी पुरानी दिनों की याद करते हैं तो कहते हैं, एक थे के.एन. सिंह।